हेलो। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। हाँ सर, हम लोग बिल्कुल बढ़िया हैं। और आप कैसे हैं सर? तो सर भी बिल्कुल बढ़िया हैं बेटा। और आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 2। हम पढ़ रहे हैं नीट क्रैश कोर्स 2023 है ना। तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा लास्ट क्लास में हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे फाइंड किया जाता है। अगर कोई बॉडी डिस्ट्रिक्ट हो, पार्टिकल सिस्टम हो, 3 मास पार्टिकल सिस्टम हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। सेंटर ऑफ मास बॉडी में कहाँ पर, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर वही सेंटर ऑफ मास मुझे कैसे कंटिन्यूस बॉडी के लिए निकालना हो, तो कंटिन्यूस बॉडी यानी कि अगर मास कहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मास कहीं पर फैला हुआ है, अगर मास कहीं लेंथ में फैला हुआ है, कहीं एरिया में फैला हुआ है, कहीं वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो आप उसका सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे, है ना। जनरली जो हमारे पास सिमेट्रिक बॉडीज होती है, जो सिमेट्रिक बॉडी होती है, जैसे यूनिफॉर्म रॉड हो गया, जैसे एक मेरे पास स्फेयर हो गया, जैसे एक रिंग हो गया, जैसे एक क्यूब हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, अगर इस तरीके के शेप आपको यूनिफॉर्म शेप दिखाई देते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो उनका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है बेटा, उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पर होता है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह यूनिफॉर्म है, तो उसका सेंटर ऑफ मास वही है जहाँ उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। जैसे स्फेयर के लिए, स्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, जूम करते हो उसके सेंटर पर, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर भी कहाँ है, उसके सेंटर पर। तो सिमेट्रिक बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आपके पास बॉडी कैसी हो, मास आपके पास डिस्ट्रिक्ट दिया हो, एक इधर दिया हो, एक इधर दिया हो, 2 मास पार्टिकल सिस्टम, 3 मास दे दिए, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, फिर कहा कि सेंटर ऑफ मास इसका बताइए कहाँ पर होगा। 3 पार्टिकल सिस्टम या n पार्टिकल सिस्टम के लिए कह दिया कि एक रॉड है जिसमें मास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंटिन्यूसली है, कंटिन्यूस मास है, फैला हुआ मास है, तो उसका सेंटर ऑफ मास बताइए। तो फिर हमने रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू बताई। जनरली अगर वो रॉड यूनिफॉर्म होती तो कहाँ होता बेटा, उसके सेंटर पर, एंड से l/2 पर, एंड से l/2 पर उसका सेंटर ऑफ मास होता। और नहीं यूनिफॉर्म है तो फिर हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन में इंटीग्रल ऑफ डी एम। इससे आप उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बता सकते हैं, रॉड के लिए बता सकते हैं। हमने सेमी सर्कुलर रिंग के लिए देखा कहाँ होता है, एक वायर सेमी सर्कुलर रिंग हो या वायर उसके लिए सर्कल हो, उसके लिए कहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ मास पता किया। फिर हमने देखा कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास क्या मोशन भी करता है, सेंटर ऑफ मास क्या करता है, क्या मोशन भी करता है, उसका उसके अंदर भी वेलोसिटी होती है। हाँ बेटा, यदि आप किसी बॉडी को मूव कर रहे हैं तो सोचिए उसके सारे पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, ओके। अगर वो बॉडी रोटेट हो रही होगी, अगर वो बॉडी रोटेट हो रही होगी तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी। अगर वो बॉडी रोटेट हो रही है, इमेजिन करो कि उस बॉडी को आगे v से चल रहा है, पर ये बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, यहाँ पर कोई पार्टिकल हो उसकी वेलोसिटी इधर है, बॉडी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। अब आपने कहा कि बॉडी तो आगे बढ़ रही है विथ वेलोसिटी v, तो ये विथ वेलोसिटी v से आगे बढ़ रही, तो v किसकी वेलोसिटी होगी, क्या इसके पार्टिकल्स की? नहीं, v वेलोसिटी इसके सेंटर ऑफ मास की है। तो हम वेलोसिटी किसके बताते हैं, सेंटर ऑफ मास की। इसलिए जब p लिखा जाता है किसी बॉडी का m इंटू वी, वहाँ पर v किसी पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं होती, v वेलोसिटी होती है सेंटर ऑफ मास की। जब F इज इक्वल टू एम ए आप लिखते हैं बेटा, तो एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का नहीं होता, एक्सेलरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का, एक्सेलरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का। अगर v वेलोसिटी 0 है, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि उसके सारे पार्टिकल्स रेस्ट में है। ये बॉडी देख, ये घूम रही है तो सारे पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, पर बॉडी आगे मूव नहीं कर रही है, बॉडी आगे मूव नहीं कर रही है, ये 0 है। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, पार्टिकल्स घूम रहे हैं, दे हैव वेलोसिटी, बट सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पर जो मोमेंटम आप लिखते हैं ना, P बराबर mv, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास।
is the velocity of center of mass. Similarly, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स F लगा है तो ये नहीं कहना कि उसके सारे पार्टिकल्स में अगर F एक्सटर्नल 0 है तो सारे पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स 0 होगा। नहीं, सारे पार्टिकल्स पर फोर्स हो सकता है पर सेंटर ऑफ मास के ऊपर नेट फोर्स कैसा है? 0। एक्सेलरेशन 0 हो तो ये नहीं कहना है कि बॉडी के सारे पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन 0। नो, अदर पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो सकता है पर जब सभी एक्सेलरेशन को जोड़ा गया तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन आया वो 0 आया। याद है m1a1 अपॉन प्लस m2a2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2, पोजीशन वेक्टर निकाला था m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर हमने ये कहा कि यदि किसी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना फाइनल मोमेंटम होगा। किसी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0 इट मींस उसकी वेलोसिटी कैसी होगी बच्चों? कांस्टेंट। उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट। अगर सेंटर ऑफ मास पहले से रुका हुआ है तो बाद में भी रुका हुआ रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास पहले से किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो बाद में भी सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा। भाई जो सेंटर ऑफ मास है अगर वो पहले से रेस्ट में, जैसे हमने क्लास में क्वेश्चन किया था, एक बोट था और एक उसके ऊपर व्यक्ति था जो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर की तरफ मूव कर रहा था, तो हमसे पूछा गया था बोट कितनी पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। तो देखो बोट और व्यक्ति एक सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगा क्या? नहीं ना, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा ना। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा इट मींस उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ी शिफ्ट होगा। सेंटर ऑफ मास पहले जहाँ था बाद में भी वही होगा। अगर वो पहले रेस्ट में था तो बाद में भी तो रेस्ट में होगा। पहले किसी वेलोसिटी v से चल रहा था तो बाद में वेलोसिटी v से चलेगा। ये बातें हमने करी थी एक मंकी और बलून वाला, याद करो। नहीं याद है तो उसको प्रीवियस वाले वीडियो को एक बार देखो। एक बलून है और एक मंकी है जो ऊपर चढ़ रहा है, तो आपको ये पूछा गया था कि बलून कितना नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो बलून और मंकी जब एक दूसरे ऊपर, मंकी जब बलून के ऊपर चढ़ रहा होता है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लग रहा होगा। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पहले था, अगर पहले रेस्ट में था तो फिर रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो पहले ऐसे किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा तो सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा, अगर एक्सेलरेशन 0 है। आज हम आगे की तरफ बात करेंगे। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। अब देखो एकदम नई टर्म है बेटा, धीरे धीरे रोटेशनल के अंदर घुसते जा रहे हैं हम, है ना, धीरे धीरे रोटेशनल के अंदर घुसते जा रहे हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या टर्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या टर्म है? सोचो बेटा, मैंने कहा कि ये बॉडी घूम रही है, ये बॉडी क्या कर रही है? घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। तो इसके सारे पार्टिकल भी घूम रहे होंगे। लेट्स से ये m1, ये m2, ये m3, मैं इनकी वेलोसिटी को v1 कर देता हूँ, इसको v2 कर देता हूँ, इसको v3 कर देता हूँ। ये बॉडी घूम रही है, रोटेशन कर रही है ना। ये बॉडी क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है, घूम रही है। ओके, तो मैंने कहा बेटा कि काम करो, काइनेटिक एनर्जी लिखो इस बॉडी की। आप इसके काइनेटिक एनर्जी लिखने गए तो आपने कहा काइनेटिक एनर्जी सर होती है 1/2 mv का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, पर इसके अंदर तो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, m1 है, m2 है, m3 है, ऐसे इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं। तो आपने कहा कि ये जो है ये पहले पार्टिकल m1 की, दूसरा आपने फिर कहा 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, तीसरा आपने कहा 1/2 m3 v3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते आपने n टाइम तक लिख दिया। क्या? अरे एक पार्टिकल जो ये घूम रहा है इसके मास कितना? m1, वेलोसिटी कितनी? v1, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ m1 v1 का स्क्वायर। दूसरा पार्टिकल ये रहा बेटा, इसकी वेलोसिटी v2, मास m2, ये भी घूम रहा है, तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी? हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? एक रिलेशन आपको याद हो कि v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू
रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इनटू एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा। अगर ये बॉडी घूम रही है बच्चे, तो सभी पार्टिकल तो ओमेगा से ही घूम रहे होंगे ना, सभी का एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगा, सभी का एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो अगर पहले वाले की वेलोसिटी v1 को निकाले तो क्या r1, दूसरे वाले क्या अगर लिखूं मैं v2 तो क्या इसके लिए r2 ओमेगा। देखो ये अलग दूरी पर है बेटा, फिक्स पॉइंट से ये r1 पर है, ये r2 पर है, ये r3 पर है, दिस इज r1, दिस इज r2, दिस इज r3। v3 को कहा आपने, v3 होगा सर v3 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। अरे ओमेगा तो सबके लिए सेम है ना। जरा इसको रिप्लेस करते हैं तो आपके पास आया 1/2 m1, यहाँ पर मैंने कहा r1 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 r3 ओमेगा का होल स्क्वायर, अच्छा एक m3 सॉरी 1/2 m3 r3 ओमेगा का होल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सभी जगह दिख रहा है, क्यों ना उसको कॉमन करके बाहर लिख देते हैं। तो आपने कहा कि सर 1/2 यहाँ पर आया m1 r1 का स्क्वायर। देखो 1/2 को भी बाहर कर सकता हूँ है ना, मैंने किसको बाहर किया, 1/2 को बाहर कर दिया और इधर बाहर लिख दिया ओमेगा स्क्वायर को। m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है 1/2 m v स्क्वायर होती हो तो 1/2 m v स्क्वायर। ये जो टर्म आई है तेरे पास, ये टर्म किसकी जगह पर आ गई, मास की जगह पर। ये जो टर्म तेरे पास आई है बेटा, ये किसकी जगह पर आ गई, मास की जगह। इसको ही हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको ही हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डिस डिस डिस। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समीशन ऑफ m i r i इज इक्वल टू 1 to n का स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ा सा फील नहीं आ रहा है, ठीक है सर, टेक्निकली आपने बताया कि वो मास की जगह पर आ गया। ये सोच कि मास के बारे में जानकर तुझे क्या फीलिंग आती है, किसी का मास ज्यादा है किसी का मास कम है, तुझे क्या फील आता है, किसी का मास ज्यादा है किसी का कम है, उससे तुझे क्या फील आता है। अगर मैं फोर्स से इसका कंपेयर करूं तो जिसका मास ज्यादा उसको चलाना उतना ज्यादा डिफिकल्ट, जस्ट लाइक ट्रेन का मास ज्यादा है चलाना ज्यादा डिफिकल्ट है। बाइक का मास कम है चलाना थोड़ा कम डिफिकल्ट है। बाइसिकल और मास कम है चलाना थोड़ा और डिफिकल्ट। मास के बारे में सोचकर क्या तुझे ये फील आता है कि जिसका मास ज्यादा उसको चलाना उतना मुश्किल, उसको चलाना उतना डिफिकल्ट, जिसका मास कम उसको चलाना उतना आसान। सेम टू सेम रोल जो मास का लीनियर मोशन में है, वही का वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में है। वही का वही रोल, ये इक्विवेलेंट होते बेटा। लीनियर में जो काम मास करता है, रोटेशनल में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। इट मीन्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये बताएगा कि किसी बॉडी को घुमाना कितना मुश्किल है, जैसे मास बताएगा बॉडी को चलाना कितना मुश्किल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा बॉडी को कितना घुमाना मुश्किल है। हाउ डिफिकल्ट
हाउ मच डिफिकल्ट टू रोटेट अ बॉडी, इसको तुम कैसे पता करोगे? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उसको घुमाना उतना मुश्किल, जिसका जितना कम उसको घुमाना उतना आसान। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये बताएगा कि बॉडी को घुमाना कितना मुश्किल है, जैसे मास बताता है कि बॉडी को चलाना कितना मुश्किल है। कैसी क्वांटिटी बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में? देखो ये तो वैसे तो ये टेंसर क्वांटिटी, टेंसर याद है टेंसर क्वांटिटी, सर हमने तो दो ही पढ़ी है, स्केलर और वेक्टर। इसको स्केलर मान सकता है, तो स्केलर मान सकता है। अगर टेंसर, स्केलर और वेक्टर तीनों ऑप्शन हो तो सही ऑप्शन इसका टेंसर है। जस्ट लाइक करंट, करंट को भी टेंसर क्वांटिटी है, पर अगर वो टेंसर ऑप्शन में नहीं होता तो हम लगाते हैं। करंट क्या डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता? करंट में भी डायरेक्शन होती है, पर करंट किसी भी वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। करंट में आप जब उसको ऐड करते हैं, सोचो कि ये मेरे पास करंट आया यहाँ से 2 एम्पियर, इधर गया 1 एम्पियर और बाकी का इधर गया 1 एम्पियर। मैंने इस करंट की डायरेक्शन बदल दी तो क्या सभी करंट बदल जाएंगे? 2 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है, तो ये 3 एम्पियर जाएगा। अरे डायरेक्शन बदलने से इफेक्ट हुआ ना, हुआ, पर डायरेक्शन बदलने से इफेक्ट हुआ, पर यहाँ पर इसके बीच में अगर कोई एंगल होता, उस एंगल पर ये डिपेंड ही नहीं करता, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। टेंसर क्वांटिटी है, जस्ट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी टेंसर क्वांटिटी है, पर अगर टेंसर नहीं तो हम उसे क्या जूम कर सकते हैं? स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी? एमआर स्क्वायर, एमआर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। किन किन बातों पर डिपेंड करता है? किन किन बातों पर डिपेंड करता है? देखो मास पर करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड्स ऑन। किन किन बातों पर डिपेंड करता है देखना जरा। पहली बात, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। भाई बॉडी के अंदर मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओहो एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप किस एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमा रहे हैं? आप किस एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे स्मारकर, स्मारकर को या तो मैं इसमें से जो एक एक्सिस जा रही है उसके अबाउट घुमाऊं, या स्मारकर के परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसी है उसके अबाउट घुमाऊं, दोनों बार स्मारकर को घुमाना आसान होगा। जैसे आपके घर में वो सिलेंडर लेके आता है ना, HP इंडियन जो भी आप सिलेंडर आपके घर में यूज़ होता है, गैस सिलेंडर जो लेकर आता है बेटा, वो गैस सिलेंडर को ऐसे लुढ़काते हुए लेते आता है, ऐसे समटाइम देखना हुआ ऐसे ऐसे धक्का देते लाता है। आपने कभी सोचा कि वो इसे ऐसे क्यों नहीं लाता? ला तो सकता है, यानी कि उसको पलटी खिलाते हुए क्यों नहीं लाता? ऐसे पलटी खिलाते हुए क्यों नहीं लाता? ऐसे भी तो ला सकता है, वो तो ऐसे रोटेट करते लाता है। भाई दोनों में फर्क है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि आप इस एक्सिस के अबाउट उसे घुमाओगे तो डिफिकल्टीज कम है, लेकिन आप अगर उसे इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो डिफिकल्टीज ज़्यादा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है भाई साहब। मास पर तो डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी पर तो डिपेंड ही करता है। जिसका मास जितना ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा। मास ऑफ बॉडी एक और चीज पर डिपेंड करता है, देखो जरा, किसमें आर भी दिख रहा है? आर क्या है बेटा? आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओहो, तो ये चार बातें हैं जिसके ऊपर मेनली डिपेंड करता है। बॉडी के अंदर मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? मास डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा मास अगर दूर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, क्योंकि आर ज़्यादा।
अगर पास में होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, क्योंकि आर कम। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप किस एक्सिस के अबाउट उसे घुमा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता। मास ऑफ बॉडी, बॉडी का जितना ज़्यादा मास, क्या उसको घुमाना उतना मुश्किल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितनी ज़्यादा दूर मास होगा, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा। अरे यार, मैंने यहाँ पे एक मास लटकाया है 2 kg का, और मैं इसे घुमा रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये था 1 मीटर। अब मैंने क्या किया, घुमाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसी मास को यहाँ पे अटैच कर दिया, मास वही है 2 kg, और ये डिस्टेंस मैंने कर दी 5 मीटर। ये है मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट मुझे इस मास को घुमाना है। बता डिफिकल्ट किस में है घुमाना, इसमें है इसमें। और जिसमें ज़्यादा डिफिकल्ट है घुमाना, उसके लिए सेंटर ऑफ मास, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता I इज इक्वल टू, तो टू एम आर स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 kg मीटर स्क्वायर। और यहाँ निकालता तो आता मेरे पास 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 25, आता 50 kg मीटर स्क्वायर। सेम मास है, बस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस को चेंज किया गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को चेंज किया गया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। तो हमें पता चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये बताता है कि बॉडी को घुमाना कितना मुश्किल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो किसी सिस्टम का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो जरा इसे। किसी सिस्टम के लिए कैसे लिख सकते हैं, और अगर कंटिन्यूस बॉडी हुई तो कैसे लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा फील था कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा पता चले। सीधा आते हैं हमारे टॉपिक पर। मान लो किसी एक पार्टिकल का लिखना है आपको, 1 पार्टिकल, एक ही पार्टिकल आपके पास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, I इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल आ जाए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो I इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम आई आर आई का होल स्क्वायर, I इज इक्वल टू 1 से n तक। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल आ जाए तो ऐसे निकालिए, सारे सिस्टम का मास, तो ऐसे लिख सकते हो समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर, समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर। पर स्केलर क्वांटिटी है तो जुड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्केलर क्वांटिटी तो आप इसको जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर अगर मेरे पास कंटिन्यूस बॉडी आ गई, तो कोई रिजिड बॉडी आ गई, फॉर रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी समझती हो ना बेटा, सॉलिड सॉलिड, 2 पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस कभी चेंज ना हो, ऐसी बॉडी जिसमें 2 पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस कभी चेंज ना हो, रिजिड बॉडी। अगर कोई रिजिड बॉडी आ जाए, जनरली उसको कंटिन्यूस बॉडी बोलते हैं, कि कोई कंटिन्यूस बॉडी अगर आपके पास आ जाए तो उसका सेंटर ऑफ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मास फैला हुआ होगा, जस्ट लाइक रॉड। अगर मैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछूं तो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि रॉड में तो मास फैला हुआ है लेंथ में। याद कर हमने सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला था, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है। इंटीग्रल ऑफ dm r स्क्वायर अपॉन में इंटीग्रल ऑफ dm, इंटीग्रल ऑफ dm r स्क्वायर अपॉन में इंटीग्रल ऑफ, सॉरी, इंटीग्रल ऑफ
इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल ऑफ एम आर एस, मास नहीं, वो तो m1 r1 m2 r2 होता था, यहाँ पर नीचे m1 प्लस m2 थोड़ी है, टोटल मास थोड़ी है। इंटीग्रल ऑफ एम आर स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ एम आर स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ एम आर स्क्वायर। तो सर ये m क्या रखो, m की जगह एक बात सुन, तुझे पहले छोटे सा मास का लिख, सॉरी छोटे से मास का क्यों ना लिखा जाए, तो क्या इसको डीएम आर स्क्वायर लिख दूं? अरे आरसीएम क्या लिखता था बेटा, आरसीएम लिखता था इंटीग्रल ऑफ डीएम आर अपॉन में इंटीग्रल ऑफ डीएम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हमने कहा m1 r1 m2 r2, तो छोटा सा टुकड़ा काटेंगे डीएम मास का, उसकी दूरी देखेंगे r, तो डीएम आर स्क्वायर, छोटे 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 टुकड़े काटते हैं, उसको जोड़ देंगे, तो वहाँ पे नीचे टोटल मास होता है, याद रखें यहाँ पे नीचे टोटल मास नहीं है, यहाँ पे नीचे टोटल मास नहीं, काटेंगे इसको। एक और चीज हमें यहाँ पर पता चलेगी जिसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। के इसको एम के स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाय एम। सुनो क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। मैंने किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, मैंने मान लो कि ये मेरे पास कोई बॉडी है, इसका मैंने इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला आई, मान लीजिए कि वो आया 20 kg मीटर स्क्वायर, 20 kg मीटर, मान लेते हैं ऐसा कि 20 kg मीटर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, इस बॉडी का मास जो m था। तो अब आप एक काम करिए कि इस बॉडी को पॉइंट मास बनाइए। कैसा मास बनाइए बेटा, पॉइंट मास। ये कोई बॉडी है, स्फेयर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रिंग हो सकती है, जो भी। इसको पॉइंट मास एज्यूम करिए और उसका मास भी होना चाहिए m। तो किसी एक्सिस के अबाउट अगर घूमे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहीं आ जाए जो पहले था 20 kg मीटर स्क्वायर, इन दैट केस उस एक्सिस से उस पॉइंट मास तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, के, रेडियस ऑफ गायरेशन के। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 20 kg मीटर स्क्वायर किसी एक्सिस के अबाउट, आप उस बॉडी को पॉइंट मास बना लीजिए और किसी एक्सिस के अबाउट उसे दूर रख दीजिए और घुमाइए। अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 kg मीटर स्क्वायर आ जाए, इट मींस अगर उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 kg मीटर स्क्वायर आ जाए, इट मींस उस टाइम पर उसकी जो दूरी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट की, दैट इज कॉल्ड द के, और इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। हेयर इज द रिलेशन बिटवीन आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, के की वैल्यू निकालना होता है अंडर रूट ऑफ आई बाय एम, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी। समझ में आई क्या बात, यह है रेडियस ऑफ गायरेशन। एक क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने कहा कि मेरे पास एक क्वेश्चन इस तरीके से ये है, यहाँ पर एक मास मैंने रखा बेटा 2 kg का, इसके पीछे एक मास रखा मैंने 6 kg का, मैंने ये वाली दूरी दी 1 मीटर और ये वाली जो दूरी है बेटा ये है 2 मीटर। ये भाई साहब जो हैं ये घूम रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए कितना होगा, तो आपने कहा अभी बताते हैं सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, दो मास है, दो डिस्टेंस है, डिस्ट्रिक्ट मास है। आपने m1 की वैल्यू रखी कितनी, 2 है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस m2 की वैल्यू रखी 6 इंटू 2 का स्क्वायर, दिस इज 2 एंड दो 4 और 24, 24 इंटू 26
kg मीटर स्क्वायर। अब सुनिए जरा, आ गया। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने इस बॉडी को ऐसा कर दिया। अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, मैंने 6 kg को यहाँ रखा बेटा, 2 kg को यहाँ रखा, मैंने ये दूरी अब 1 मीटर वही वाली और वो दूर वाली 2 मीटर है ना, दिस इज 2 मीटर। अब जरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो आपने कहा अभी बताते हैं। एक्सिस का काफी ध्यान रखना है बेटा, किस एक्सिस के अबाउट पूछा है, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से लोगे, अबाउट एक्सिस ना, किसी फिक्स पॉइंट से एक्सिस है ना, जिस किसी एक्सिस के अबाउट घूमेगा ना। अरे पॉइंट के अबाउट भी घूम सकता है, बताएंगे, पॉइंट के अबाउट भी घूम सकता है, फिक्स पॉइंट के अबाउट, एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है। तो ये मैंने कहा बताइए जरा इसका। तो आपने कहा सर यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दिस इज 6 है और ये 2 4 4 2 जा 8, 8 और 6 कितना हो गया बेटा, 14 kg मीटर स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, सब कुछ सेम होने के बावजूद, मास सेम, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम, मास भी वही वाला 2 kg 6 kg, दूरी भी वही वाली, मास से स्ट्रिंग वैसे, यहाँ पे स्ट्रिंग का मास नहीं ले रहे, स्ट्रिंग कैसी मास लेस है, सब कुछ वही वाला है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं। क्यों बच्चों, क्यों बच्चों, तो हम बता रहे थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, यहाँ पर 1 मीटर जो है वो 6 kg मास की है, यहाँ पे 1 मीटर 2 kg मास की है। यहाँ पर हेवी मास, भारी मास ज्यादा दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यहाँ से भारी मास कम दूर है। मास जितना ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा, आर उतना ज्यादा, आर जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा। तो फर्स्ट केस में इसलिए ज्यादा है क्योंकि 6 kg 2 मीटर की दूरी पर है, और सेकेंड केस में इसलिए कम है क्योंकि 6 kg सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर है। मास सेम होने के बावजूद भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बोल सकते हो, या मास का पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। आर आ ही रहा है ना उसके फॉर्मूले में, एम आर स्क्वायर। ऐसा ही एक सवाल पूछा गया कि आपके पास एक रॉड है, इधर वो एल्यूमिनियम की बनी है, इधर वो आयरन की बनी हुई है, और इस एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है। यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है वो I1 है। फिर क्या किया, फिर वही रॉड इसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, पर इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने Fe को क्लोज कर दिया, एल्यूमिनियम को दूर कर दिया, और यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2 का। फिर ये पूछते हैं कि I1 और I2 का रिलेशन बताइए, I1 इज ग्रेटर देन I2, या I1 इज लेस देन I2, या फिर I1 इज इक्वल टू I2, या फिर डी वाला ऑप्शन है I1 इज इक्वल टू I2/2। सॉरी जी, गाना एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें रोका नहीं जा सकता, अवांछनीय घटना है, अवांछनीय अवांछनीय, हमें इच्छा नहीं है फिर भी आती है। हाँ जी, व्हाट इज दिस, बता जरा सोच के, सही कौन सा होगा, सेम रॉड है, कौन ग्रेटर देन होगा। तो उसके लिए तुझे कम से कम इतना पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम में और आयरन में हैवी कौन है बेटा, एल्यूमिनियम में और आयरन में हैवी कौन है, हैवी, एल्यूमिनियम में और आयरन में हैवी कौन है। बोलो कौन सा ऑप्शन। अरे यार आयरन हैवी होता है ना, एल्यूमिनियम हल्का है, तो आयरन हैवी है, ज़्यादा दूर है I1 की वैल्यू, आयरन पास है कम दूर है I2 की वैल्यू। तो यहाँ पर
जब हैवी मास ज़्यादा दूर है, वही बात, हैवी मास ज़्यादा दूर है तो इनर्शिया ज़्यादा है, हैवी मास कम दूर है तो इनर्शिया कम है। तो I1 इज ग्रेटर देन I2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? I1 इज ग्रेटर देन I2। क्या मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया। आ जाओ और कुछ सवाल क्वेश्चन देखो बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस बदलने से, मास की दूरी बदलने से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलने से, मास बदलने से बदल जाता है। मुझे क्यूब दिया गया जिसमें सभी से एम 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 और ऐसा क्यूब है बेटा, जब ये सारे वर्टाइसेस पे मास सेम है, क्यूब की दूरी है मान लेते हैं ए। क्यूब नहीं है स्क्वायर, क्यूब नहीं है स्क्वायर। इसके इस एक्सिस के अबाउट, पहले इस एक्सिस के अबाउट बताओ। चलो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ I1। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो तुमने कहा सर देखो ये दो मास तो सर एक्सिस के ऊपर है तो इनका कुछ इनर्शिया ही होगा नहीं, क्योंकि इनके लिए r की वैल्यू तो जीरो है ना। r इज इक्वल टू जीरो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो है। मास और ये मास से दूर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेगा? देख इसका तो जीरो, इसका कितना लिखेगा? क्या m इंटू ए का स्क्वायर। इसका कितना लिखेगा? क्या m इंटू ए का स्क्वायर। इसका कितना लिखेगा? जीरो। क्या ये तेरे पास 2ma स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? I1 इस एक्सिस का। अब देख इसी बॉडी को अगर किसी और एक्सिस का अबाउट निकाला जाता तो क्या था? मान लो इस एक्सिस का अबाउट, इसको आप नाम दे दो I1, इस एक्सिस का अबाउट जो निकला I1, इस एक्सिस का अबाउट I2, ऐसे। तो I2 को कैसे फाइंड किया जाता है? I2 को फाइंड करने के लिए चारों मास देखो बेटा, तो सेंटर से जा रही है, तो अगर ये A है तो ये a/2 और ये भी a/2, a/2 दूरी पर ये मास, a/2 दूरी पर ये मास, a/2 दूरी पर ये मास, a/2 दूरी पर, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ m मास r स्क्वायर के क्या लिखूं? a/2 का होल स्क्वायर। एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? m a/2 का होल स्क्वायर, तो 4 a/2 का होल स्क्वायर, दिस इज ma स्क्वायर। दिक्कत आएगा अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस लेता I3। अब बताओ जरा, प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने एक्सिस ली, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जरा बेटा। ये है ना, अंदर ले लो बाहर ले लो, तो तुम ये वाली दूरी देखोगे बेटा और 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे। ये वाली दूरी कितनी है जरा ध्यान से सुन, अगर ये a है ये भी a है तो ये क्या a√2 होगी? अरे ये a है, जरा सोच, ये a है ये भी a है, स्क्वायर है ना, तो क्या ये a√2 होगी? और ये जो दूरी है क्या ये a√2 के भी आधी है क्या? यानी कि अगर मैं इसको r कहूँ तो r इज इक्वल टू a√2/2 है क्या? तो r इज इक्वल टू a/√2। बोल, r इज इक्वल टू a/√2। मुझे ये बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, लेट्स से ये I3 है, तो I3 को कैसे फाइंड कर सकता था बेटा? ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r, चारों मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम दूरी पर है, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का बनेगा उतना ही दूसरे का बनेगा। और चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो उसको बिना वेक्टर को ध्यान में रखे हुए भी जोड़ा
जा सकता है। बिना वेक्टर को ध्यान में रखे हुए भी तो उसको जोड़ सकता है। बोलो हाँ कि ना? बिना वेक्टर को ध्यान में रखे हुए जोड़ सकता है। तो यहाँ पर अच्छा सर, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, मास सेम है। तो आपने कहा 4 इंटू एम की वैल्यू m है, r की जगह क्या लिख सकता है बेटा? a/√2 का स्क्वायर, दैट विल बी 2ma स्क्वायर। ये √2 बनेगा, 2 को 4 से काटेंगे, 2ma स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? मान ले कि तेरे पास यही चीज़ एक ट्रायंगल दिया होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, मास m रख दिया, मास m रख दिया, मास m रख दिया। इस एक्सिस का अबाउट, इस प्लेन में ही है एक्सिस, इस एक्सिस का अबाउट तुझे पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता। ये दूरी ले ले कि a दी है, अब बता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल a दिया, अरे ये समझ में आया? 4 टाइम्स एम आर स्क्वायर, आर की वैल्यू a/√2, a/√2, 2mr स्क्वायर। यहाँ पर देख कैसे निकालेगा? एक्सिस को ध्यान देना है कि एक्सिस कहाँ पर है, प्लेन में है, एक्सिस प्लेन में है, ऐसी नहीं है, इस प्लेन में है, जहाँ पर मास रखे हैं उसी प्लेन में एक्सिस है। तो तूने कहा सर देखो इस मास का तो जो भी इनर्शिया बनेगा वो 0 बनेगा, इनर्शिया ये और ये बनाएगा, इसकी दूरी a है, इसकी दूरी अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। इसकी दूरी a नहीं है, ये मास यहाँ से परपेंडिकुलर a दूरी पर नहीं है, गड़बड़ नहीं करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो इसका निकाला आपने ma स्क्वायर, इसका तो 0। अब इसका क्या निकालोगे? ये दूरी मान लो कि x है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mx स्क्वायर। पर x की वैल्यू को फाइंड करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। x कितना होगा? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना बेटा होता है? 60। कितना होता है? 60। अगर ये 60 तो ये भी 60, और ये r है, ये a है, और ये तो साइड है ना उसकी, ये a है, तो इधर क्या आएगा? a sin 60, a cos 60। तो जो परपेंडिकुलर दूरी है, क्या a cos 60 लिख सकता हूँ बेटा? यानी कि यहाँ पर अगर मैं x की जगह पे ma स्क्वायर प्लस ma cos 60 का स्क्वायर लिखूँ, चलेगा? cos 60 की वैल्यू लिख दे, ma स्क्वायर cos 60 की वैल्यू m इंटू a/1/2 होती ना, 1/2, तो a स्क्वायर बाय 4। दिस इज 5ma स्क्वायर बाय 4। एक और तरीके से भी निकाला जा सकता था, यहाँ से अगर एक तू ये डालता है मीडियन, तो बिल्कुल सामने वाली साइड को a/2 और a/2 में डिवाइड करती है। तो दिस इज a/2, तो ये भी कितना होगा? a/2। डायरेक्ट भी तो तुझे मिल सकता था a/2। क्या? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालते आना चाहिए। आपको क्यूब दे दिया गया, मान लीजिए कि ये ऐसा क्यूब दे दिया गया आपको बेटा, और तुझे कहा गया कि इस एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, सभी कॉर्नर पे मास m है,
और साइड वही ए ले लेते हैं। साइड ए है, सारे कॉर्नर पे मास m है, सारे कॉर्नर्स पे मास m है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो x वाला एक्सिस है उसके अबाउट निकालो। तो देखना होगा कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन तूने देखा सर, देखो इसके साइड a है ना, ये क्यूब है तो ये भी a होगा। आगे वाले दो मास, ये भी a दूरी पर, ये भी a दूरी पर, अरे ये a होगा ना, दिस इज a, दिस इज a। ये वाले मास देख, ये भी a दूरी पर है, ये भी a दूरी पर है। बचे डायगोनल वाले मास, ये इसके सामने वाले, ये a नहीं है, ये दूरी a नहीं है। क्यूब इमेजिन करो, क्यूब। अगर इस एक्सिस का अबाउट निकालना है, इस एक्सिस का अबाउट निकालना है तो सोच, ये a, यहाँ पर भी a, लेकिन ये जो है क्या ये a√2 होगा? क्या ये a√2 होगा डायगोनल पर जो है? सोच लेना। अरे जैसे यहाँ पर हुआ था a√2। तो मैंने कहा दो मास a दूरी पर, ये भी दो मास a दूरी पर, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चार मास तो a दूरी पर है, तो क्या उसको 4ma² लिख सकता हूँ। मास की वैल्यू सेम है, m इक्वल मास है सभी कॉर्नर्स में, इच कॉर्नर, सभी कॉर्नर पे m मास है। ओके, अच्छा सर बढ़िया। तो बाकी बचे चार, तो चार में से दो तो एक्सिस के ऊपर है, तो उनका तो खत्म काम, उनका कोई इनर्शिया नहीं होगी, उनका कोई मास मोमेंटम नहीं होगा, खत्म, जीरो। बचे ये दो, तो दो के लिए दूरी कितनी है बेटा? a√2, तो ये भी a√2, तो तूने कहा 2 टाइम्स ऑफ m a बाय, सॉरी a बाय नहीं, a√2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 4ma² प्लस 4ma², दिस इज 8ma²। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? तो जब आपके पास डिस्क्रीट बॉडी हो बॉडी डिस्क्रीट बॉडी हो, तो आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालें। आ जाओ कुछ कंटिन्यूस बॉडी का निकालते हैं ना। कंटिन्यूस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता करेंगे? तो हम सारे डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, पर हम आपको तरीका बताते हैं बेटा कि कैसे आपको कंटिन्यूस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आगे आने वाला है, तो आपको ये टर्म अच्छे से आना चाहिए। देखो मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड से बात करते हैं कि मेरे पास रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करिए। यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, कंटिन्यूस बॉडी है बेटा, रॉड का वही मास m है, उसकी लेंथ l है। पहले हम निकालते हैं एंड से, है ना, ये रॉड की लेंथ l और इसका मास m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, यानी कि एंड से। यहाँ से भी पता हो सकता है, अलग अलग जगह से हो सकता है, एंड से पता करना है कि एंड से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं एंड के अबाउट इसको घुमाता हूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा? ये रॉड बहुत ही थिन होना चाहिए, रॉड बहुत ही थिन होना चाहिए, पतली होना चाहिए, बहुत ही पतली है। इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालता कोई, सोचो कि रॉड को इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं आपसे पूछूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या I = 0? अरे रॉड तो बहुत पतली, तो सारा मास लगभग एक्सिस के ऊपर ही है ना उसका, तो उस एक्सिस का अबाउट तो 0। हाँ, पर इसके इस एक्सिस का अबाउट 0 नहीं होगा, कितना होगा वो हमें पता ना, कितना होगा हमें बताना है। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मास काट लेते हैं dx लेंथ का, जिसके अंदर मास dm है, और जो काटा कितनी दूरी पर गया है? x दूरी पर। x दूरी पर एक छोटा सा लेंथ में जो मास है वो काटा गया dx, जिसमें मास है dm। तो आपने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा? इंटीग्रल ऑफ dm x² होगा यहाँ पर,
अरे एक्स में निकाल ना, तो डी एम एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर। अगर छोटा सा निकालते देख क्या होता, छोटा सा निकालते डी आई छोटे से टुकड़े का, तो छोटा सा मास डी एम कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर। अगर आपको बड़ा निकालना है तो फिर आप उसको इंटीग्रेट करते ना, तो डी एम एक्स स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करता बेटा, जीरो से लेके एल तक। रॉड कितनी बड़ी तेरी, जीरो से लेके एल तक। खत्म काम। अगर तेरे पास डीएम की वैल्यू है तो तेरा काम बन जाएगा। डीएम कैसे निकालने बेटा, डीएम क्या है, मास है छोटे से टुकड़े का। अब यहाँ पर रॉड है तो रॉड में मास कौन सा होगा, लीनियर मास होगा। कैसा मास फैला होगा, लेंथ में फैला हुआ मास होगा। मास पर यूनिट लेंथ, तो मान लेते हैं कि वो मेरे पास लेमडा है और उसकी विड्थ है dx, और लेमडा इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रॉड अपॉन में टोटल लेंथ m बाय l dx। सोचो, m बाय l इज द मास पर यूनिट लेंथ। रॉड बहुत पतली है ना, तो मास कहाँ है लेंथ में। हमने कहा m बाय l dx। जरा रिप्लेसमेंट कर देते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन जीरो से एल डी एम की जगह तूने रखा बेटा m बाय एल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx दैट विल बी m बाय एल, तो बाहर हो गया तेरा m बाय एल, बाहर इंटीग्रेशन किया तूने x का, तो x की पावर 3 अपॉन में आया मेरे पास 3, दैट विल बी फ्रॉम जीरो से l। अगर इसको सॉल्व करेगा तो तेरे पास क्या आएगा, ये l को रखा ऊपर, तो दैट इज m l स्क्वायर बाय 3, खत्म। m l square by 3, m l square by 3, that is the moment of inertia of uniform rod from the end से देखा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है। अच्छा कहीं सेंटर में से देखता तो कितना, सेंटर में से देखता तो क्या था बेटा, सेंटर में से अगर तुझे देखना होता है इस रॉड को दो तरफ डिवाइड कर ले, इधर l बाय टू, इधर l बाय टू, यहाँ पर ये तेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो करना तो वही है बस, इंटीग्रल ऑफ m बाय l एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम माइनस एल बाय टू टू प्लस एल बाय टू। सोचना इधर वाली लेंथ को माइनस लेगा ना, इधर वाले को प्लस लिया, इस बार तुझे इंटीग्रेशन कहाँ करना पड़ेगा, माइनस एल बाय टू से लेके प्लस एल बाय टू तक करना पड़ेगा। या फिर तो ऐसा भी कर सकता था कि जीरो इमेजिन करता, जीरो से एल बाय टू तक इंटीग्रेट करता और टू का मल्टीप्लाई कर देता, जितना इसने बनाया होगा उतना इसने बनाया होगा, रॉड यूनिफॉर्म। और पूरे का निकालना है तो यहाँ से ले माइनस एल बाई टू, अरे ये तेरा एक्सिस है ना, यहाँ पे जीरो होगा ना, तो इधर तो माइनस एल बाई टू होगा, तो इधर से प्लस एल बाई टू। जब तूने इसे सॉल्व किया बेटा तो तेरे पास ये आया m बाय एल एज इट इज, ये आया l की पावर 3 अपॉन में 3, सॉरी x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। तो इसको m को बाहर करो, ये 3 को भी बाहर कर, ये आ गया 3l, अपर लिमिट रखो बेटा l बाय टू का क्यूब माइनस लोअर लिमिट रखो बेटा माइनस, यहाँ पर भी l बाय टू का क्यूब, पर ये माइनस साइन के साथ है तो माइनस माइनस प्लस बनाएगा। अरे हाँ कि ना, अरे माइनस एल बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, वही प्लस होगा। एल बाई टू का क्यूब प्लस एल बाई टू का क्यूब, दोनों को जोड़ दे। जब तू दोनों को जोड़ने गया तो ये तेरे पास m अपॉन में 3l 2l बाय 2l क्यूब अपॉन में कितना बेटा 4। अच्छा सॉरी 8, 2l क्यूब अपॉन में, अरे 2 की पावर 3 ना, तो दिस इज
8, 2 से 8 मर गया कितनी बार, 4 टाइम, दैट विल बी एल स्क्वायर, और एक एल मर गया, दिस इज एम एल स्क्वायर बाय 4×3 12। अरे एल बाई 2 का क्यूब बाहर निकाल दे, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना वहाँ पे, तो 2l³ अपॉन में 8, 2 से ये काटा कितनी बार, 4 टाइम, 4 को इसका मल्टीप्लाई किया 12 टाइम, यहाँ पे l³ था, यहाँ पे l था, l से l कटा, l स्क्वायर। तो दैट इज द वे, ये वो तरीका है जिससे आप किसी रॉड का, किसी रिंग का, किसी डिस्क का, किसी सर्कुलर रिंग का, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट पता कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट पता कर सकते हैं। मैंने क्या आसान सा सवाल तुझे दिया, सवाल ये था कि मैंने कहा कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करो, मास इसके अंदर एल है और ये बेटा डी दूरी पर है इस एक्सिस का अबाउट, और तो उससे मैंने कहा कि रॉड की लेंथ एल है, बता इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बता इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस रॉड का एल दूरी पर, रॉड का डी दूरी पर, रॉड कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुझे मैंने कहा पता कर, तो कितना आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो, I इज इक्वल टू मास ऑफ रॉड प्लस डी स्क्वायर, खत्म। भाई सारे मास उसके डी दूरी पर है ना बेटा, रॉड बहुत पतली है, सारे मास कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर, एम एल स्क्वायर मतलब एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सारे पॉइंट कितनी दूर है, एम डी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये एम एल स्क्वायर बाय 12 आया और ये आया एम एल स्क्वायर बाय 3, ये वैल्यू बड़ी है, छोटा नंबर डिवाइड हो रहा है, ये वैल्यू छोटी है, बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी कि किसी रॉड को अगर आप उसके मिडिल करना चाहें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो उसको होगा, और तो उसको घुमाना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जस्ट लाइक इस मार्कर, जस्ट लाइक मार्कर, इस मार्कर को अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट घुमाऊं तो क्या घुमाना इजी है, अगर इस मार्कर को मैं एंड से घुमाऊं तो क्या घुमाना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि सारा जो मास है वो एक्सिस से पूरा एक तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, एक तरफ हो गया है, और यहां से अगर आप देखिए तो आधा मास इधर है, आधा मास इधर है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जितना यूनिफॉर्म है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उतना घुमाना उसको कैसा है बेटा, आसान है। मैंने कहा कि एक रॉड नहीं, 2 रॉड ले ले, ये ले, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, मैंने तुझे यहाँ से इस एक्सिस का अबाउट, एक एक्सिस है जो यहाँ से जा रही है अंदर की तरफ, मान लो ऐसे, ये रॉड की लेंथ एल है, इस रॉड की लेंथ भी एल है, जरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट, क्या एंड पे है एक्सिस, सोचो एंड पर है एक्सिस, हाँ कि ना, अरे रॉड तो बहुत पतली है, वो ऐसी जाए वो ऐसी जाए, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, घुमाना है आपको उसको, आ रहा हूँ, तो आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला सर, इसका फिर एम एल स्क्वायर बाय कितना आएगा एंड से 3, और इसका कितना आएगा सर, इसका भी तो एम एल स्क्वायर बाय 3, क्योंकि ये भी तो एंड पे कनेक्ट है, ये भी तो एंड पर कनेक्ट है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा 2m l स्क्वायर बाय। हाँ अगर एक रॉड और दे देता, या फिर वो ऐसा देता कि एक रॉड मेरे पास ऐसी रखी है बच्चे यूं, और एक रॉड मेरे पास ऐसी रखी है, लेंथ l है, लेंथ l, मास m है, मास m है, इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता चल,
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये एक्सिस ऐसे जा रही है, मान ले प्लेन में है, तो इसका तो इनर्शिया बनेगा ही नहीं सिर्फ इसका बनेगा। अरे ये ऐसे रखिए ना बेटा, ऐसे ऐसे, और इस एक्सिस के अबाउट ही पूछ रहा है, तो ये सारा मास तो एक्सिस के ऊपर ही है, इसका इनर्शिया 0, सिर्फ इसका इनर्शिया बनेगा जो कि कितना आएगा ml²/12, क्योंकि सेंटर पर कनेक्ट है ना। आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि आप किसी भी दूरी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से तुम किसी भी जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। तो पहले कुछ स्टैंडर्ड फिगर हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, या अलग अलग जगह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस से पता करें, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पहले देखो कुछ स्टैंडर्ड फिगर हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं। ये तो आपने सर स्टैंडर्ड जगह पे बताया, कहीं और जगह पे होता तो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारी मदद करेगी। हम हर किसी के लिए डिराइव कर सकते हैं। डिराइव करने का तरीका यही है, मास पर यूनिट लेंथ निकालो, अगर वो 1D बॉडी है, अगर 2D बॉडी है तो मास पर यूनिट एरिया निकालो, अगर 3D बॉडी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, अगर 3D बॉडी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालो। मान ले तेरे पास MOI तुझे पता करना है, मैं स्टैंडर्ड एक्सिस से बता रहा हूँ, है ना, रिंग का। तेरे पास एक रिंग है बेटा, और तुझे इस एक्सिस का अबाउट, इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। रिंग का मास m है और उसकी रेडियस r है, तो दैट विल बी I = mr², रिंग ऑफ द मास अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। अगर रिंग की जगह तेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग भी होती, रिंग की जगह सेमी सर्कुलर रिंग भी होती बेटा, तो इस एक्सिस के अबाउट, अंदर वाली एक्सिस के अबाउट तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मास m है, रेडियस r है, तो फिर से I = होता mr²। चाहे ये कोई r के ही क्यों ना होता, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही होता। दूसरी मेरे पास आती है डिस्क। मान ले तेरे पास डिस्क आई, डिस्क यानी कि 2D बॉडी। कैसी होती है बेटा? 2D बॉडी। इस तरीके की डिस्क आई तेरे पास, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका चाहिए, तो डिस्क का कितना, I = mr²/2, mr²/2। भाई ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन है, याद रखिए, क्योंकि इनका अलग अलग निकलता है। इसके डायमेट्रिक एक्सिस के अलॉन्ग भी होता है mr²/4, इसके टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट भी होता है। अभी हम इसका सेंटर से जो एक्सिस जा रहे हैं उसके अबाउट बता रहे हैं, तो दैट विल बी mr²/2। अगर डायमेट्रिक एक्सिस होती तो mr²/4, अगर I डायमेट्रिक हो तो mr²/4। डायमेट्रिक मतलब जो उसके डायमीटर से होकर जाए, mr²/4, ऐसे mr²। मान लेते हैं कोई सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, वही रेडियस r, और ये सॉलिड है बेटा, और तुझे उसकी इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया, उसकी लेंथ l है, लेंथ कितनी है, l है, तो दिस इज I = mr²/2। उतना ही होता है जितना डिस्क के लिए, क्योंकि मल्टीपल डिस्क ही तो बनी हुई है बेटा। मल्टीपल क्या बनी हुई है? डिस्क।
अरे सॉलिड सिलेंडर कैसा बना होगा? डिस्क 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 डिस्क, बहुत सारे डिस्क को ऐसे रख दो, सॉलिड सिलेंडर बन गया होगा। स्फेरिकल सेल की बात कर, उससे बहुत सारे हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। मान ले तेरे पास एक स्फेरिकल सेल है बेटा, सेल समझना, खोखला स्फेरिकल सेल है, खोखला गोला, रेडियस r है और उसका जो मास है वो m है। तो इसके पास कौन से हो गए? डायमेट्रिक एक्सिस। अरे ऐसे निकालेगा ना, इस एक्सिस के अबाउट। है ना, रिंग में समझना, रिंग अलग है, खोखला गोला अलग है, फुटबॉल अलग है, रिंग चूड़ी अलग है। फिगर दोनों सेम दिखाई दे रहा है सर, वो और ये तो सेम। रिंग में तो परपेंडिकुलर इसको पा सकता है, यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस निकाल सकता है, यहाँ पर निकाल के बता। फुटबॉल है तो फुटबॉल का तो हमेशा डायमेट्रिक एक्सिस होगा ना बेटा, उसमें मास ऐसा होता है ना। रिंग में ऐसा हो सकता है ना, रिंग में ऐसा हो सकता है, फुटबॉल में तो ऐसा मास होगा, हर तरफ मास होगा उसमें। रिंग में सिर्फ उसके सरकमफेरेंस तरफ होता है। तो दैट विल बी इस एक्सिस का अबाउट, डायमेट्रिक एक्सिस का अबाउट, आई डायमेट्रिक बोलते हैं इसको, 2/3 mr², where m is the mass, r is the radius। अगर टेंजेंशियल एक्सिस का अबाउट पूछे यहाँ पर, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सिस। कौन सा एक्सिस है बेटा? टेंजेंशियल एक्सिस, आई टेंजेंशियल। तो दैट विल बी 2/5। ये सब निकल सकता है परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स, तो सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटना नहीं है, निकल सकता है। कुछ स्टैंडर्ड है उनके याद रखो। क्या होना चाहिए? 2/3, सॉरी 5/3, 5/3 mr²। मान लो सॉलिड स्फीयर आ गया, अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर आ जाए बेटा, ठोस गोला, इस एक्सिस के अबाउट, वही डायमेट्रिक एक्सिस है इसकी, तो रेडियस r, डायमेट्रिक एक्सिस है, 2/5 mr², डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट 2/5 mr²। टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट, मान लो इसके अबाउट कोई पूछे, टेंजेंस से जाते हुए, प्लेन में टेंजेंशियल है ना, प्लेन में भी परपेंडिकुलर हो सकती है, प्लेन में टेंजेंशियल, प्लेन में है, आई टेंजेंशियल इज इक्वल टू 7/5 mr²। टेंजेंशियल एक्सिस के पैरेलल है, डायमेट्रिक के पैरेलल वाली, तो परपेंडिकुलर भी हो सकता है। मान लो तेरे पास रेक्टेंगुलर लैमिना होती ऐसी, जिसकी लेंथ, सॉरी, जिसकी ये है रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना अगर होती है बेटा, जिसकी लेंथ l है और विड्थ b है, उसके सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस जाए, कहाँ से जाए? उसके सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस जाती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के कैसे? परपेंडिकुलर, पासिंग फ्रॉम COM एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन लिखना जरूरी है ना, वरना आप इस प्लेन में समझ जाओगे, ये इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे, ये इसको ऐसे बनाओ, ऐसे है, ऐसे, ये जिस प्लेन में उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे बना दो। चलो अब तो परपेंडिकुलर ही दिखेगी इस एक्सिस के अबाउट।
अब तो परपेंडिकुलर दिखेगी। इस एक्सिस के अबाउट मैंने आपसे पूछा कितना होगा, तो बताओ कितना होगा बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m बाय 12 l स्क्वायर प्लस m l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेक्टेंगुलर लैमिना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स हैं जिनका सेंटर ऑफ जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। रिंग हो, डिस्क हो, सॉलिड हो। अब देखें पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या मदद कर सकती है हमारी। तो किसी भी आप बॉडी पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को लगा सकते हैं। दो तरीके की थ्योरम है हमारे पास है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। क्या मदद करती है, कैसे आप निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप किसी भी बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं, चाहे बॉडी 2D हो चाहे बॉडी 3D हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है बेटा, इसको एग्जांपल से ही समझा जा सकता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें ये कहती है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी पॉइंट के अबाउट जहां आप चाहते हैं, किसी भी एक्सिस के अबाउट जहां आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हैं, अगर आपको लिखना है तो आपको पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा उसका, किसका, जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास पास हो रहा है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका, यानी कि मैं लिखूं मास और ए स्क्वायर, वेयर ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। समझो जरा, मान लीजिए ये बॉडी है आपके पास, इसका सेंटर ये है, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम। आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो वो एक्सिस, पहली कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चे, पैरेलल होना चाहिए। इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता करना है, तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, इन दोनों के बीच की दूरी a है, बॉडी का मास है m। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का दी गई एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो उसके अबाउट निकालने का एक ही तरीका है कि पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें अबाउट दी सेंटर ऑफ मास, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए साथ में एम ए का स्क्वायर, वेयर ए इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस दी है, उनसे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। एक एक्सिस, दो एक्सिस में से एक एक्सिस मस्ट बी पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। एक एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, एक एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, दूसरे एक्सिस उसके पैरेलल चाहिए, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंगे। देखो जैसे रॉड के लिए हमने कहा था, रॉड के लिए हमने क्या कहा बेटा कि मुझे इसके अबाउट सेंटर ऑफ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, जो कि मुझे पता नहीं है। मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता नहीं है, रॉड का मास m है, उसकी लेंथ l है। सोचो जरा, रॉड जो है वो यूनिफॉर्म है बेटा, तो पहले एक एक्सिस बनाओ जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए हमने कहा कि ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ये जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12। अभी निकाला था, एम एल स्क्वायर बाय 12। ये सेंटर ऑफ मास जो है एंड से कितनी दूरी पर होगा, क्या L/2 दूरी पर होगा। सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल बीच में होगा। रॉड यूनिफॉर्म है, रॉड कैसे है बेटा, यूनिफॉर्म रॉड है, तो बिल्कुल सेंटर में होगा। हमने कहा इस एक्सिस के अबाउट या एंड वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m मास ऑफ द रॉड इनटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कितना, यहां पर कितनी दूरी है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी L/2 का होल स्क्वायर।
आओ जरा से सॉल्व करते हैं। तो ये m बाहर हो गया, एल स्क्वायर को भी बाहर कर दो, एल स्क्वायर बाहर हो गया, अंदर बचा यहाँ पर 1/12 और यहाँ पर बचा प्लस का 1/4। तो ये आया मेरे पास एम एल स्क्वायर, दिस इज दोनों का एलसीएम लिया मेरे पास 12, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 4, 4 से मैं इसको क्या 4 लिख दूं, 4 से ये 3 टाइम कट, दिस इज एम एल स्क्वायर बाय 3। हमने पहले यही तो निकाला था। एंड से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का पूछे तो पहले सेंटर से लिखो और फिर एक एक्सिस वो लिखो जहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा, और दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस लिख दो, काम खत्म। दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस लिख दो, तेरा काम खत्म। m जो है वही आपका टोटल मास और a जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। कंडीशन क्या है, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, एक एक्सिस मस्ट भी उसमें से पास होना चाहिए सेंटर ऑफ मास से। आप किसी भी 2D 3D बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसे ये देख, तूने डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट यानी कि इस एक्सिस के अबाउट तूने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता किया 2/5 mr², तूने प्रूफ किया, ओके। पर तुझे एग्जाम में पूछ लिया गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम टेंजेंशियल, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग फ्रॉम द टेंजेंशियल, या फिर ये कहो कि उसके कॉर्नर से कहाँ से टेंजेंशियली पास हो रही है सेम प्लेन में जहां पर आपकी डायमेट्रिक एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। यानी कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस पता है 2/5 mr², हमसे पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस टेंजेंशियल एक्सिस जो यहां से जा रही है। अब ये जो है ये कॉर्नर से जा रही है बच्चे, तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, r है, तो मेरा a किसके बराबर हो गया, r के। अगर आपको उस एक्सिस का अबाउट चाहिए, उस एक्सिस का अबाउट चाहिए, तो देखो बेटा क्या करें, पहले तो 2/5 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। नाउ टोटल मास कितना दिया है m और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस a, तो दैट विल बी mr²। दोनों को सॉल्व किया, mr² बाहर 2/5 + 1 5 2, इट इज 7/5 mr²। देख तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, तो किसी भी जगह से निकाल सकता है, यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी निकाल सकता है। तुझे बस सेंटर ऑफ मास और उस एक्सिस जहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके बीच की डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रॉड में मान लो कि एंड से l/3 दूरी पर पूछ लिया, सोच ऐसा उसने तुझे कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का एंड से l/3 दूरी पर बताओ, देखो जरा l/3 दूरी पर बताओ। यहां से l/3 दूरी पर, यानी कि एक एक्सिस है जो यहां से जा रही है, इसके अबाउट मास वही m, लेंथ वही l, इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस रॉड का। फटाफट करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, आपने कहा एक एक्सिस सेंटर से पास कराओ, सेंटर से पास हुई, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, आपने लिखा ml²/12, ओके। अच्छा इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो ये एक्सिस लिखिए आई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द रॉड एंड a²।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास इज एम एल स्क्वायर बाई 12 लिखता प्लस मास ऑफ द रॉड एम। ए जो है उन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी, याद रख दोनों एक्सिस के बीच की दूरी L/3 तो नहीं है, L/3 एंड से दी हुई है। उन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी ये वाली है। एंड से अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो तुझे पता है सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा बेटा, L/2 दूरी पर। तो पूरी दूरी L/2 है, ये L/3 है, तो क्यों ना अगर मुझे A चाहिए तो A जो है बच्चे वो L/2 माइनस L/3 से आ जाएगा। अरे पूरी दूरी L/2 और ये L/3 है, तो ये बची हुई दूरी पता चल जाएगी। ये A है मान ले, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, A इज इक्वल टू क्या होगा, L/2 माइनस L/3, तो L/2 माइनस L/3, यहाँ से वैल्यू निकाल, कितना आया, दोनों का एलसीएम ये ले 3, या आया L/6, 3 2 1 L/6। तो हमने लिखा m, a की जगह लिख L/6 का होल स्क्वायर, दैट विल बी ml स्क्वायर अपॉन में 12 प्लस ml स्क्वायर अपॉन में 36। दोनों का एलसीएम ले लो, दैट विल बी 36। 3ml स्क्वायर प्लस यहाँ पे ml स्क्वायर, दैट विल बी 4ml स्क्वायर अपॉन में 36, 3 9 ml स्क्वायर अपॉन में ml स्क्वायर अपॉन में 9, दैट इज आवर आंसर। आगे क्या बात समझ में? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए दो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए, दोनों के बीच की आपको दूरी पता होना चाहिए। ओके चलो बहुत बढ़िया। अगली जो थ्योरम है वो हमारे पास है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो ये क्या कहती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेटा, सिर्फ 2D बॉडी के ऊपर लगेगी। पहली बात तो 2D बॉडी के ऊपर लगेगी, तीनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर मैचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस पता करना है तो आप लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, खत्म। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस पता करना है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए वाई एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए एक्स एक्सिस। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। एक्स एक्सिस जो है मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और सभी पर नहीं लगा सकते, सिर्फ 2D बॉडी पर लगाएंगे, 2 डायमेंशनल, यानी कि के स्क्वायर ऊपर रिंग हो, डिस्क हो, रिंग हो या तो डिस्क हो, या फिर आपके पास कोई प्लेट हो, 2D पर फिगर्स एक्सेट्रा इन पर लगा सकते हैं। समझिए, मान लीजिए कि आपको एक रिंग दी है ऐसे, ठीक है, आपको रिंग की इस एक्सिस के अबाउट, ये है एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे दिया हुआ है, और इस एक्सिस के अबाउट मान लो ये मेरा आई एक्स है, ये मेरा आई वाई है, और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस होगी, इधर बना देता हूँ जिसको मैंने कहा आई जेड है, आई एक्स, आई वाई और आई जेड, आई एक्स, आई वाई और आई जेड।
ये आपके पास एक रिंग दी है, डिस्क दी है, और इसका इस एक्सिस का अबाउट मान लो ऊपर वाली y ले लें, z ले लें, हाँ y एक्सिस अबाउट थोड़ा सा लिखना होगा, लिखना ये होगा कि मैंने कहा कि इसके सेंटर से एक एक्सिस जा रही है, ऐसे थोड़ा फिगर को ठीक बनाओ, रिंग लो, एक रिंग है आपके पास इस तरीके से, ये रहा उसका सेंटर, यहाँ से एक एक्सिस जा रही है ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर है। कैसी है बेटा ये परपेंडिकुलर एक्सिस है जो इसके सेंटर से जा रही है परपेंडिकुलरली, और ये आपके पास कोई रिंग है परपेंडिकुलर जा रही है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr², आई जो है वो mr², परपेंडिकुलर मान लो कि z मान लो, z मान लो परपेंडिकुलर, इधर x लेंगे इधर y लेंगे। ये रिंग है बोर्ड पे बनी हुई है, मान लो कि एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर जा रही है z एक्सिस ऐसे, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है इन्होंने mr², रिंग का मास m है और उसका r, mr², परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है। अब इसमें दो एक्सिस और जा सकती है बेटा, एक कहाँ से, एक इधर से, एक इधर से। याद रखना ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये यहां से गई, आपने कहा ये x, एक यहां से गई, आपने इसे कहा y, ये है y, ये इस प्लेन में है, यानी कि ix और iy मैंने कहा इस प्लेन में है, और iz इसके परपेंडिकुलर है। ये इसको मैं बोल सकता हूं कि डायमेट्रिक है। कौन सी है बेटा, डायमेट्रिक। अब शायद आपको फील हो, डायमेट्रिक है, डायमीटर के अबाउट जा रही है, ये रिंग है, ये रिंग है, इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² दिया। आपसे पूछा कि इसके डायमेट्रिक अबाउट एक्सिस के अबाउट, सॉरी, इसके डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट, या तो x के अबाउट बताओ या फिर y के अबाउट। डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए क्या होगा, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए क्या होगा। पहले आप चेक करेंगे क्या तीन एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इधर z, x, y परपेंडिकुलर है, यहां पर दिया है mr², ये मेरे पास है mr², ओके। हमारी थ्योरम ये कहती है कि mr² यानी कि z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y। z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गिवन है mr²। अब जरा डायमेट्रिक एक्सिस देखो, ये जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाएगा कि ये भी उतना ही बनाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ix लगभग इक्वल होगा iy के। अरे दोनों तो डायमेट्रिक एक्सिस है, क्या यहाँ पे मैं ट्वाइस ऑफ ix लिखूँ, तो यहाँ से मुझे ix की वैल्यू पता चल गई, mr²/2 खत्म। डायमेट्रिक एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr²/2, mr²/2। तो किसी भी दो एक्सिस को जो एक प्लेन में हो, तीसरी एक्सिस उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं यहाँ पे आई जेड हो, आई एक्स लिख सकते हो, तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड, आई वाई प्लस आई जेड। अगर आई वाई होता तो आई एक्स प्लस आई जेड, किसी भी एक्सिस का अबाउट निकाल सकते हैं, दैट इज पैरेलल एक्सिस, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो आज के क्लास यहीं खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और हम रोटेशन को स्टार्ट करना चाहेंगे, है ना। हम टॉर्क की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में वो सॉल्व करेंगे पहले इनिशियली, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।